करता हूँ और तहे दिल से सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास की तरह ही आज हम नए विषय बिंदु की तरह आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कक्षा में हमने क्या पढ़ा हमें वो भी समझनी होगी। हमने इससे पहले कक्षा में हमने संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट किया। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कैसे संख्या जो है गणित में जो है ना लिए जाते हैं, कैसे जो है संख्या कंसेप्ट जो है ना विस्तृत हुआ। उसके अलावा हमने जाना संख्या के कितने प्रकार हैं और संख्या के प्रकार के अंतर्गत हमने परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। आज के जो हमारा महत्वपूर्ण क्लास है उसका विषय बिंदु है वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं, अर्थात कैसे हम जो है बीजगणित के अंतर्गत हम इन संख्याओं को आपस में संक्रियाएं करते हैं, उसके लिए क्या आधार होनी चाहिए, ये भी हमें जो है ना जरूरी जानना है। क्योंकि जैसा कि जो है आप जानते हैं कि अगर अपरमेय संख्या आपको मालूम है, अपरमेय संख्या आपको मालूम है, सम संख्या आपको मालूम है, विषम संख्या आपको मालूम है, भिन्न संख्या अगर मालूम है और संक्रियाएं की जब बात होती है तो उसके अंतर्गत यानी जोड़, घटाव, गुना, भाग से संबंधित संक्रियाएं करते हैं। क्योंकि गणित की जो मुख्य आधार, जो मुख्य संक्रियाएं हैं वो है जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो इनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है और इनसे आपस जो संबंध है, इनको जानना हमारे लिए जरूरी है तथा इन क्रियाओं को पूरा करने में, आसान करने में किस प्रकार के जो है ना सूत्र का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के जो है आधारभूत बुनियादी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे भी हमें जाननी पड़ेगी ताकि जो है हम गणित के जो है विभिन्न प्रकार के संक्रियाओं को, विभिन्न प्रकार के जो है वास्तविक संख्या से संबंधित हम क्रियाकलापों को हम पूरा कर सके तथा इसका भी प्रयोग हम व्यवहारिक जीवन में कैसे करेंगे, हम अपनी दैनिक जीवन में कैसे करेंगे, ये भी हम आसानी से कर सके। तो आज का जो मेरा विषय बिंदु है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसीलिए सबसे पहले हमारा यह कर्तव्य बनता है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वास्तविक संख्या मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक परिमेय संख्या, दूसरा है भिन्न संख्या, तीसरा है अपरिमेय संख्या। और मैंने और भी आपको बताया है कि भिन्न संख्या जितने भी होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होती है, भिन्न संख्या जितने भी है वो सब क्या है, परिमेय संख्या होती है। इसीलिए हम वास्तविक संख्या को मुख्यतः दो ही आधार पे हम बांटते हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात जब परिमेय संख्या का परिवार को और अपरिमेय संख्या का परिवार को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो वो कहलाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए इसके अलावा भी जो है बहुत से डिफिनेशन, अब उस डिफिनेशन को जो है ना जानने के लिए, उस परिभाषा को जानने के लिए थोड़ा सा सभी लोग आप स्क्रीन पे जो है ध्यान दीजिएगा। मैं जो है इसका विस्तृत जो है ना उल्लेख कर रहा हूँ, कुछ जो है नए बात आपके सामने निकल कर आएंगे। गणित में वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्या जैसे -7, -9 आदि एक एवं भिन्नात्मक संख्या जैसे 5/2, 7/4 आदि और सभी अपरिमेय संख्या जैसे √3, √7 आदि शामिल होते हैं। अर्थात मैंने क्या बताया कि जितने परिमेय संख्या का परिवार है, जितना भिन्न संख्या का परिवार है और अपरिमेय संख्या का परिवार है, ये सभी आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। और इसका दूसरी खासियत ये है कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है सभी को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि संख्या रेखा क्या है। तो मैंने इसे पहले बताया है कि एक ऐसी वास्तविक रेखा जिस पे संख्याओं को जो है हम निरूपित करते हैं, संख्याओं को संकेत के रूप में जो है ना वहाँ निरूपित करते हैं, वहाँ पहचान देते हैं, वो सभी जो है रेखाएं क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। इसीलिए स्पष्ट हो गया कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याओं को हम दर्शाएंगे वो सभी वास्तविक होगा। इसीलिए एक परिभाषा रूप में निकल कर आता है कि संख्या रेखा पे दर्शाने वाली वो सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, काल्पनिक संख्या का कोई स्थान नहीं है आपका संख्या रेखा पे। संख्या रेखा पे काल्पनिक संख्या को नहीं दर्शा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ
कोई कह दे कि बताओ -√2 यानी -2 का जो है वर्गमूल को हम कैसे जो है संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। -2 का वर्गमूल जो है एक काल्पनिक संख्या है और इस काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते हैं। तो अब इस तरह से परिभाषा आ गया कि जिन संख्याओं को जो है हम संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -√3, -√5, -√8, इन सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं और इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या पे वास्तविक रेखा पे हम दर्शा नहीं सकते। इसीलिए मैंने हाईलाइटेड के रूप में देखिएगा, मैंने हाईलाइटेड करके मैंने बताया है, अर्थात वो सभी संख्या जिसे वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो है ना आप वास्तविक संख्या की संकल्पना को आप समझे होंगे। अब आइए, मैंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में मैंने जो है ना दो पार्ट्स किए हैं, एक रेशनल नंबर का पार्ट किया है मैंने और एक इरेशनल नंबर का पार्ट किया है। रेशनल नंबर के पार्ट्स के अंतर्गत देखेंगे कि मैंने बताया है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। तो मैंने आपको बताया परिमेय संख्या मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक नेचुरल नंबर होती है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक क्या होता है पूर्णांक संख्या होती है। अर्थात गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सभी क्या है आपके परिमेय संख्या का परिवार है। और जितने हेलो, तो इस तरह जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है मुख्यतः 3 है, एक तो है प्राकृत संख्या और एक है पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या। और इसका विस्तृत जो है अध्ययन हम पिछले कक्षा में हम कर चुके हैं। और दूसरा परिवार है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ इस डायग्राम से स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिवार को एक साथ मिला देने से वास्तविक संख्या बन जाता है। तो यहाँ तक जो है ना मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी को स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा एक और है, वह संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या, वह संख्या जिसका वर्ग क्या है, वर्ग, सॉरी यहाँ पे वर्ग नहीं वर्गमूल होनी चाहिए। वह संख्या जिसका वर्गमूल हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। मैं यहाँ पे अभी सुधार दे रहा हूँ ताकि जो है आप सभी लोगों को जो है दिक्कत ना हो। वर्गमूल, वह संख्या जिसका वर्गमूल क्या होनी चाहिए, वर्गमूल। चलिए, तो अब स्पष्ट हो गया। जैसे मैं 4 का वर्गमूल आपको कहूं निकालने के लिए कितना आएगा, 2 आएगा। √3 का वर्गमूल कितना आएगा, 1.732 निश्चित आएगा। √5 का भी आएगा, √7 की भी आएगा, √11 का भी आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि बताओ √-10 का कितना आएगा, √-25 का कितना आएगा, रूट माइनस जो है 4 कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका वर्गमूल जो है ऋणात्मक जो है अंदर है, इसीलिए इसकी संकल्पना करना उचित नहीं। तो इसीलिए हम करें वह संख्या जिसका वर्गमूल हमेशा एक धनात्मक संख्या वो तभी जो है आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इस तरह जो है ना हम एक 3 परिभाषा जो है वास्तविक संख्या का जान, जिन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं वो सभी वास्तविक संख्या कहलाता है। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिवार को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तीसरा डिफिनेशन ये है कि वह संख्या जिसका वर्गमूल हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और हमने जो है ना आपके जो है एक पिक्चोरियल डायग्राम के साथ मैंने आपको दर्शाया है कि एक तरफ रेशनल नंबर का परिवार है और दूसरा इरेशनल नंबर का परिवार है। रेशनल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर आते हैं। और इधर इरेशनल नंबर है √3 या पाई या आपका जो है गोल्डन अनुपात या आपका जो है ई, ये सभी जो है ये क्या कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इस तरह जो है हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को आपस में मिला देंगे जो कि यह रियल नंबर कहलाएगा यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप में मैंने कुछ उदाहरण दिया है, आप सभी विद्यार्थी जो है ना उदाहरण देखेंगे। जैसे 3/4 यह परिमेय संख्या है, 7/12 यह परिमेय संख्या है, 5.6 यह दशमलव भिन्न है, 8.3 ये भी दशमलव क्या है भिन्न है, -6, -9, √6 ये सभी जो है क्या
का समूह क्या है, वास्तविक संख्या कहलाएगा। उसी तरह जो है ना थोड़ा सा गौर और करेंगे, √100 - 3 क्या है, -3 का वर्गमूल। इसे वास्तविक संख्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि -3 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, आपका 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा का मतलब क्या है, -3 आएगा या तो 0 से छोटा है। 3 का वर्गमूल आएगा 0 से बड़ा, ये ध्यान में रखिएगा। 3 का वर्गमूल हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन -√3 अगर हम निकालेंगे तो या तो ये 0 के बराबर आएगा या 0 से कम आएगा। इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, आपका एक नेगेटिव नंबर कहेंगे। और ये नेगेटिव नंबर आपका क्या होगा, ये इसकी संकल्पना निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यह क्या कहलाएगा, आपका काल्पनिक संख्या कहलाएगा, यह वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा। तो इस तरह जो है ना हमारे पास जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना उदाहरण है। अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं, अगर वो धनात्मक आता है तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, आपका वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आइए लास्ट कंक्लूजन के रूप में हमने बताया है कि वास्तविक संख्या में अपरमय संख्याओं को शामिल करने से इन्हें वास्तविक संख्या रूप में एक रेखा पर निरूपित किए जा सकते हैं और ये जो अनंत बिंदु से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वास्तविक संख्या पे जितनी भी संख्या है, अपरमय संख्या या परमय संख्या, सबको जो है हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में नाइन्थ स्टैंडर्ड के बुक में, नाइन्थ स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बुक में या अन्य जो है टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कि √3 को जो है संख्या रेखा पे दर्शाएं, √2 को जो है ना संख्या रेखा पे दर्शाएं। देखिए, इसकी थोड़ी जब हम इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं तो मालूम ये चलता है कि इसके इतिहास का राज जो है पाइथागोरस जो है ना खोले। आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो बड़ी जो भुजा होती है यानी कर्ण होती है, वो उसका वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जब पाइथागोरस ने इस थ्योरी का खोज किया, उसी समय इन्होंने जो ने एक संकल्पना का विकसित किया कि मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है, गौर से सुनिएगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कर्ण को छोड़कर अन्य भुजाएं एक और एक हो, तो एक और एक का जब जो हम क्या करते हैं, इसका कर्ण निकालते हैं, अन्य भुजाएं एक और एक हो अगर तो कहे कर्ण निकालने के लिए तो इसका कर्ण आएगा √2। लेकिन फिर अन्य संख्या के जो है ना अवधारणाओं को हमने कहा निकालने के लिए, जब आपका अन्य भुजाएं 2 और 1 हो तब आपका √5। तो इससे जो है अवधारणाओं में इसी पाइथागोरस की मदद से जो है ना हमने अपरिमेय संख्या को सीखा। इसी अवधारणा से संबंधित हमने अपरिमेय संख्या को सीखा और यही अवधारणा जो है ना हम संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए पाइथागोरस ने समझा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के परिवार को जो हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये पाइथागोरस के लिए जो है एक सबसे बड़ी जो है ना खोज थी। आप नहीं सुनेंगे, जब मैं इस जो है विस्तृत कर रहा था तो मालूम चला कि जब पाइथागोरस ने जब इसकी खोज की तो अपने सिद्धांत का खोज किया, लोगों को जो है ना फ्री में खाना खिलाया, समुदाय को, कबीले को। तो ये खूबसूरती थी जो है ना पाइथागोरस की। पाइथागोरस के परिमेय का प्रयोग गणित के जो है ना हर क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, चाहे वो ज्यामिति हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे वो अलजेब्रा का पोर्शन हो, चाहे जो है आपका जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हो, चाहे वो आपका प्रोबेबिलिटी हो, अन्य सभी क्षेत्रों में जो है ना इसका प्रयोग हम करते हैं। ये बुनियादी चीज है। एक जो है समकोण त्रिभुज के जो है ना गुण को बताने वाला पाइथागोरस ने जो है ना एक क्रांति के रूप में जो है ना हमारे सामने लाए। और इन्हीं की अवधारणा से स्पष्ट होता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या है। और फिर इसी दोनों को परिवार को मिला देने से फिर क्या बनता है, वास्तविक संख्या की संकल्पना विकसित होती। तो इस तरह जो है ना हमारा जो है गणितीय जो है समुदाय का जब विकास होता है, गणितीय अवधारणाओं का विकास होता है, तो एक एक करके जो है ना एक एक श्रेणी जो है हमारे गणित में जो है ना तेजी से बढ़ने लगते हैं। और आज पाइथागोरस का प्रमेय जब हम देखेंगे तो पूरे जो है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपका मैकेनिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, अन्य सभी जो है क्षेत्रों में जो है ना इसका प्रयोग व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में हम करते हैं। अब आइए हमारा जो अगला बिंदु है, हमने तो यहाँ तक जाना कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या के परिवार को हम कहते हैं। दूसरा परिभाषा है कि जिन संख्याओं को हम वास्तविक रेखा पे दर्शाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर मैंने बताया वो संख्या जिसका वर्गमूल निकाले और क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, वो कहते हैं परमेय वास्तविक संख्या। तो इस तरह जो है ना हमने जो है देखा कि कैसे जो है वास्तविक संख्या की संकल्पना को हम
विकसित करेंगे। अब आइए अगला टॉपिक है हमारा, क्योंकि देखिए अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं, यानी उस संक्रियाओं को समझने के लिए थोड़ी छोटी छोटी जो है बातों को जो है हमें समझना होगा। तो अब है इसमें वास्तविक संख्या को सजाने का क्रम, कैसे हम वास्तविक संख्या को सजाने, यहाँ सजाने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं उसको कहते हैं आरोही क्रम, जब संख्याओं को जो है घटते हुए सजाते हैं तो उसको कहते हैं अवरोही क्रम। ये कभी कभी बातें जो है सामने आती है। मान लिया कि आपके कक्षा कक्ष के अंतर्गत गणित विषय का जो है ना एक परीक्षा हुआ, जहां 20 विद्यार्थी शामिल थे। आपके डीएलएड स्तर पे एक मैंने परीक्षा लिया, 20 विद्यार्थी शामिल थे और परीक्षा का कुल पूर्णांक जो था 100 नंबर का था। सभी बच्चे परीक्षा दे दिए और जब हमने उसका कॉपी का मूल्यांकन किया और उसका नंबर बताया तो मैंने कहा, नंबर मैंने सबको बता दिया और मैंने कहा आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना बताइए आपका नंबर कितना आया। तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर की जब बात होगी तो सबसे पहले कम वाला बताएगा, फिर उससे ज्यादा बताएगा, फिर उससे ज्यादा बताएगा, फिर उससे ज्यादा बताएगा, फिर उससे ज्यादा बताएगा, लास्ट में कौन बताएगा, जिसका हाईएस्ट। उसी तरह अगर मैं कहता कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, अर्थात जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स था वो पहले बताएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे जो है ना हम वास्तविक संख्याओं को जो है ना हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ये थोड़ी दिक्कत कब आती है, जब परमेय संख्या के रूप में होता है। विद्यार्थी मैं बता दूं आपको कि सीटेट स्तर पे या बीटेट स्तर पे या जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है उसमें गणित से संबंधित एक प्रश्न होते हैं कि निम्न दिए गए संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएं। तो वहां पे जो है ना ऐसे छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर जो है वहां देना आपको जरूरी है। वो संख्या अधिकतर हमने यहाँ पाया, या तो वो हमें दशमलव में देता है, इसीलिए आपको दशमलव की संख्या की संकल्पनाओं को विकसित करना होगा, या परिमेय संख्या के रूप में दे देता है, जैसे 3/4, 2/3, 3/7 ऐसी संख्याओं को जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में ली। तो इसीलिए वैसी संख्याओं को आप, मैं चूंकि एक ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत है, यहाँ ब्लैक बोर्ड की थोड़ी कमी है, ऑनलाइन कक्षा जो है ऑफलाइन कक्षा की जो है ना मूल्य को पूरा नहीं कर सकता है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है ना कमी जो है देखने को मिलता है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन रहता तो मैं थोड़ा इसका और विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता और अपने उदाहरण को भी रखता। तो जो ऑनलाइन की कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन की कक्षा के मूल्य के बराबर नहीं है। तो इस तरह जो है अगर आपके सामने अगर आरोही क्रम में और जो है अवरोही क्रम में जब भी कोई प्रश्न पूछे तो ये समझ लीजिए कि जब संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं तो उसको हम आरोही क्रम कहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर। जब हम संख्याओं को घटते हुए क्रम में सजाते हैं तो उसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है प्रश्न रख सकते हैं, एक एक करके प्रश्न रख सकते हैं। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप जो है फीडबैक दीजिए। नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? जी आगे बढ़े हम? जी। चलिए ठीक है, आइए अब आइए हम देखते हैं कि सिंबल का प्रयोग कैसे करते हैं। सिंबल का प्रयोग का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, यानी बड़ा का चिन्ह कैसे देंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, दो सिंबल होता है जी, एक लेस देन का और एक ग्रेटर देन का। लेस देन यानी छोटा और ग्रेटर देन का क्या है, बड़ा। अब देखिए कौन सी दो संख्या को, अगर मान लिया कि 5 और 7 है तो 5 और 7 के बीच में अगर मैंने स्टेटमेंट बना दिया, दो संख्या है 5 और 7, और मैंने स्टेटमेंट बनाया, मैंने कथन बना दिया कि 5 बड़ा है 7 से, तो ये सही है या गलत है? या गलत। मैंने बताया कि 5 बड़ा है 7 से, तो सबसे पहले तो जो है ना हम स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, कथन क्या कहना चाहता है, क्या वास्तविक में यह कथन सत्य है। तो मैंने बताया 5 बड़ा है 7, तो ये गलत। स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, 7 बड़ा है 5 से। अब 7 बड़ा है 5 से तो वहां कौन सा सिंबल लगेगा, 7 ग्रेटर देन 5। तो ये थोड़ी सी जो है ना इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले कथन को हम पढ़ते हैं कि कथन क्या कहना चाहता है, डायरेक्ट सिंबल का प्रयोग नहीं करते हैं, पहले कथन पढ़ेंगे। अगर वही आएगा कि एक जो है 3 से बड़ा है, कथन गलत है। यहाँ प्रश्न क्या होनी चाहिए, एक 3 से छोटा है, तब यहाँ क्या लगेगा, एक लेस देन 3। तो कभी भी जो है जब संख्याएं जब दिया रहेगा, ग्रेटर देन सिंबल का प्रयोग या लेस देन का सिंबल का प्रयोग या इक्वल का प्रयोग
कभी जो है लेस देन और इक्वल का प्रयोग आता है, बहुत से सिंबल है। सिंबल की भी जो है ना हम बात जो है ना कभी जो है अन्य कक्ष में जो है ना हम आपके सामने रखेंगे। तो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है ए ग्रेटर देन है बी, यानी ए बड़ा है बी से। तो इसका मतलब क्या, जिधर मुंह खुला होगा, सिंपल में हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में कि जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ए ग्रेटर देन है बी, इसका मतलब क्या है, संख्या ए संख्या बी से बड़ी है। जैसे 2, 10, 8, 7, 5, 6, इसको आरोही क्रम में बताएं, अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या देख रहे हैं, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 12, 10, 8, 7, 6, 5 ग्रेटर देन का प्रयोग देख लिए। 12 क्या है, 10 से बड़ा है। 10 क्या है, 8 से बड़ा है। 8 क्या है, 7 से बड़ा है। 7 क्या है, 6 से बड़ा है। ऐसे जो है प्रश्न का प्रयोग आप दे सकते हैं। और वैसा ही इसी का उल्टा देंगे कि जिधर जो है मुंह खुला हो उसको हम जो क्या कहेंगे, उसको लेस देन का प्रयोग करेंगे। जैसे ए लेस देन है बी, का मतलब क्या है, ए बी से छोटा है। तो जो बड़ा होता है उधर जो है हम क्या करते हैं, मुंह खुला हुआ छोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में देखिएगा, 2, 10, 8, 7, 5, 6, 12, यहाँ पे हमने कैसे सजाया, 2 लेस देन है 5, 5 लेस देन है 6, 6 लेस देन है 7, 7 लेस देन है 8। ऐसे करके हमने जो है ना ये जो है आपको सजाया है। तो अगर आपके पास जो है अगर अवरोही क्रम या आरोही क्रम, या अगर आपके पास जो है घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में अगर दिया जाए और सिंबल जो है बड़ा का और स्मॉल का सिंबल का प्रयोग करने के बोला जाए, तो आप इस तरह जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए, अब हमारे सामने जो है एक महत्वपूर्ण जो आपके सामने है वो है आपकी वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु। देखिए, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा की शुरुआत में जो है ना विभिन्न संख्याओं को जोड़ घटाव गुना भाग हम सीखते हैं। लेकिन जब इसकी मूल जो है गणित की संक्रियाओं को जब हल करने आते हैं तो देखते हैं कि बहुत से सूत्रों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। और बहुत से जो है बड़ी बड़ी जो है समस्याएं जो है सूत्रों की मदद से जो है ना आसान बनाया जा सकता है। इसीलिए जब बीज गणित के अंतर्गत या अन्य जो है गणित का जो है भाग है, उसमें छोटे छोटे प्रश्न या बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए कहीं ना कहीं जो है सूत्रों की आवश्यकता होती है। इसीलिए गणित को मजबूत करने में आपको सूत्र भी याद होनी चाहिए। ये सूत्र क्या करता है, आपके काम को आसान बना देता है। तो इसीलिए उस काम को आसान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सर्वसमीका, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब आइए कि इसको जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, सर्वसमीका क्या है। देखिए, सर्व मीन्स होता है सभी, और समी शब्द बना है समीकरण से, यानी एक समीकरण के रूप में होगा, यानी इक्वल के रूप में होगा, जो किसी भी चर के लिए जो है, किसी भी वास्तविक चर के लिए जो है वो सिद्ध हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यह पूरी वास्तविक संख्या के लिए ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या उसके लिए यह सिद्ध है, उसके लिए प्रूफ किया जा सकता है। इसीलिए जब हम इसको परिभाषा के रूप में आते हैं तो सर्वसमीका ऐसी समता को कहते हैं जिसमें निहित, यानी जो चर दिए हैं वो सभी चर मानों के लिए सत्य है। यानी ए के कोई भी मान रखे, बी कोई भी मान रखे, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगा, सत्य होगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप ए की जगह 3 रख लीजिए, बी के लिए 2 रख लीजिए, और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ए लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह 3 रखेंगे और बी की जगह क्या रखें, 2 रखेंगे, देखेंगे ये सही आता है। ये आप देखिएगा, जब इसका हल कीजिएगा तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। यानी यहाँ मेरा मेन फोकस है कि आपको इन जो है सूत्रों को दैनिक जीवन में आपको याद होनी चाहिए, ताकि जब गणित की समस्याएं आपके सामने आए और इसकी जरूरत पड़े तो आप इसकी मदद से गणित की समस्याओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संक्रियाएं की बात करते हैं तो संक्रियाएं का भी अभिप्राय क्या है, गणित में मूल 4 संक्रियाएं होती है, जोड़ घटाव गुना भाग। इसी से संबंधित जो है ना आपकी समस्याएं होंगी। इसी समस्याओं में जो है ना कहीं कहीं आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसी सूत्र में जो है ना सर्व समीका की बड़ी भूमिका होती है। इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। अब आइए हम लोग सब लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जैसे कोई पूछ दे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, यानी 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग, इसका हल कीजिए, तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे। हम उसको 100 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, 99 का स्क्वायर 99 गुने 99 गुना नहीं करेंगे, बल्कि 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99।
तो इस तरह जो है ना हमारा आसानी से आ जाएगा। तो ये हम जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। उसी तरह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ये बगल में 2 नहीं है, वह स्क्वायर है। क्योंकि जो है ये पैटर्न ऐसा है कि मैं इसको जो है यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। कंप्यूटर का प्रयोग अगर होता, लैपटॉप का प्रयोग होता तो मैं वहां लिख देता, लेकिन यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, A2 और B2 मत पढ़िएगा। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का वर्ग प्लस 2ab। जब ए माइनस बी का वर्ग निकालिएगा तो इसमें आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab है, प्लस 2ab और माइनस 2ab जो है कटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। नीचे जो आपको और चौथा नंबर पे स्पष्ट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह है ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ऐसे जो है आपके ये फॉर्मूला दिया हुआ है। उसी तरह है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है ना आप इसे जो है अपने जो है कॉपी पे भी लिखेंगे और इसे कोशिश करेंगे कि जो है यह आपके माइंड में कंठस्थ हो जाए। और इससे संबंधित प्रश्न को बनाइएगा। ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी 6 और 7 या 8 स्टैंडर्ड की कोई बुक लेकर जब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, तब ये फॉर्मूला और भी आसानी से याद हो जाएंगे। और जब फॉर्मूला बनाकर, जब समस्या को हल करके जब किसी फॉर्मूला को हम याद करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिन तक आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में रहता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 7th स्टैंडर्ड का या 6th स्टैंडर्ड का या 8th स्टैंडर्ड का कोई भी अलजेब्रा का बुक लेकर इस फॉर्मूला से संबंधित आप समस्याओं को हल कीजिएगा, ताकि आपको समस्या का समाधान भी आ जाएगा और एक तरफ दूसरी तरफ आपको इस सर्व समीकरण के जितने भी सूत्र है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसी तरह है ए प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सभी जो है ना फॉर्मूला आप सभी लोग जो है ना याद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो है ना आप सभी विद्यार्थी जो करेंगे। अब जो है थोड़ा सा जो है देखिए मैंने इसमें 3-4 पॉइंट को अलग से जोड़ा है। वो है ए प्लस बी का पावर 4। ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या दिया है, ए प्लस बी के पावर 4। सभी लोग नीचे आएंगे, सभी लोग जो है नीचे आएंगे। ए प्लस बी के पावर 4 मैंने इसका क्या दिया है, ए के पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखें। उसी तरह a माइनस बी के पावर 4, a4 यानी a के पावर 4 माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6 स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर माइनस 4a बी क्यूब प्लस b4 यानी b के पावर 4। ऐसे फॉर्मूला को भी जो है ना आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी ऐसा कार्य करेंगे। उसी तरह मैंने ए के पावर 5 और ए माइनस बी के पावर 5 का भी जो है ना हमने एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम लोग आगे आएंगे कुछ जो है लंबी संक्रियाओं के लिए जो है भी जाने जानते हैं। जैसे जो विद्यार्थी मैट्रिक स्तर पे भी जो है ना बहुत बेहतर ढंग से जो है अगर आपने जो है गणित पढ़ा हो, इंटरमीडिएट स्तर पे आपने पढ़ा हो, तो जो विद्यार्थी जो है गणित पढ़ेंगे उनको गणित बहुत आसान लगेगा। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी जो है इससे जो है ना दूर भागते हैं। इसका कारण ये है कि जब आप समस्या का समाधान करने जाते हैं तो समस्या एक बार नहीं बनता, एक या दो बार आपसे हल नहीं होता और आप वहां पे क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। तो गणित के विषय में जब तक आप अपने अंदर के अंदर रुचि नहीं रखिएगा, एक सकारात्मक जो है सोच नहीं रखिएगा, तब तक जो है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके जो है ना आसान से जो है कठिन की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या से संबंधित भी अब हमने ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन का एक फॉर्मूला है, ये भी जो है ना आपको जाननी होगी। ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन यह होता है ए माइनस बी इंटू ए के पावर एन माइनस 1 प्लस ए के पावर एन माइनस 2। उसी तरह करके जो है ना यह आपका अनंत है। तो ये भी फॉर्मूला को आप लोग रखेंगे, ये भी फॉर्मूला को आप लोग रखेंगे। उसी तरह जो है मैंने जो है ना और ये तीन तरह का जो है ना फॉर्मूला आपके सामने रखा है। जैसे लास्ट में मैंने रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे अनंत तक अगर हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे अनंत तक जाएगा। अगर वो अनंत तक होगा जितने भी पद होगा सबका स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ऐसे करके हम जो निकालते रहते हैं।
तो इस तरह जो है ना ये हमें सर्वसमीका है जो कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो है उपयुक्त है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब इसको हम रखते हैं तो ये सेटिस्फाइड करता है, इसलिए इसको हम सर्वसमीका ही कहते हैं। अब हमने जो है आपको बताया था घातांक का नियम, तो थोड़ा सा घातांक के नियम को जो है ना हम समझ लें कि जब दो संख्याएं आपस में गुना हो, जब दो संख्याएं आपस में गुना हो और उसका जो है आधार सेम, यहां गौर से सुनिएगा सभी विद्यार्थी, अगर दो संख्याएं ऐसी हो जिसका आधार सेम हो और गुना में हो तो वहां पावर को जोड़ देते हैं। जैसे a के पावर m गुना a के पावर n, आधार यहाँ दोनों का सेम है इसीलिए मैंने यहाँ पावर को जोड़ा है, a के पावर m प्लस n करेंगे। उसी तरह जो है दूसरा नंबर पे है कि पावर का पावर हमेशा क्या गुना में जाता है, a के पावर m के पावर n है, पावर का पावर है तो पावर का पावर हमेशा गुना में जाता है। जैसे 2 के पावर 5 के पावर 2, इसका मतलब क्या 2 के पावर 10, तो ये a के पावर m और a के पावर क्या है, वहां a के पावर m का पावर n है, यानी m और n गुना में हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे कि जब दो भी संख्या, कोई भी दो संख्या जिसका आधार सेम हो और जो है भाग में हो तो वहां जो है पावर को हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे कब, ऊपर से नीचे घटाएंगे, a के पावर m भागा a के पावर n है, यहाँ आधार दोनों का सेम है इसीलिए a के पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। यहाँ शर्त दिया है कि m बड़ा n होनी चाहिए, यानी m जो है n से बड़ा होनी चाहिए, अगर छोटा होता तो पलट जाता, n माइनस m हो जाता। तो ऐसे जो है हम इसको देख सकते हैं। चौथा नंबर है a के पावर m और b के पावर m, जब कोई भी दो संख्या जिसका पावर सेम हो आधार अलग अलग हो, ऐसी संकल्पना के लिए हम क्या करते हैं, चौथा नंबर पे a के पावर m है और b के पावर, a के पावर m है और b के पावर m है, a का भी पावर m है और b का पावर भी m है, दोनों का जो है घात यानी दोनों का पावर सेम है इसीलिए हम आधार को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, इसीलिए a b के पावर m हो गया। 5 नंबर पे है कोई भी वास्तविक संख्या जिसका पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बीटेट स्तर पे, डीएलएड स्तर पे और साथ ही साथ आपका किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में कि कोई भी वास्तविक संख्या, एक क्या है यहाँ वास्तविक संख्या, यहाँ ध्यान में रखिएगा हम सभी बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या के लिए, मेरा टाइटल भी था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, तो ध्यान में रखिएगा ये जितनी भी बातें हो रही है सब वास्तविक संख्या के लिए हो रही है कि किसी भी वास्तविक संख्या का अगर घात 0 हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसका मान कितना होगा 1 होगा। 5 के पावर 0 मान कितना होगा 1, 10 के पावर 0 मान कितना होगा 1, 1 लाख का पावर 0 कितना होगा मान 1, 1 करोड़ का पावर 0 उसका मान कितना होगा 1, राम के पावर 0 उसका भी मान कितना होगा 1, यदि राम क्या होगा वास्तविक संख्या होगा। श्याम का पावर 0 उसका भी मान कितना होगा 1, यानी श्याम जो है वास्तविक संख्या होगा। शर्त है कि अगर श्याम वास्तविक संख्या है तो श्याम का पावर भी 0 देंगे, उसका भी मान कितना होगा 1 होगा। और लास्ट में है 6 नंबर a के पावर a बटे a के पावर n, जब इसको हम बाटा हटाते हैं तो a के पावर माइनस n में चला जाता है। तो इस तरह जो है ना ये कुछ घातांक के मैंने जो है ना 6 फॉर्मूला आपके सामने रखा, आपसे उम्मीद है कि ये इस तरह की जो है फॉर्मूला आप सभी लोग जो है ना आप अपने अभ्यास में, दैनिक जीवन के अभ्यास में रखेंगे ताकि गणित के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, गणित की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आप सभी विद्यार्थी को आसानी से पूरा कर ले और आसानी से आप बना लें। अगला है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम जानेंगे, ये मैंने पिछले भी जो है कक्षा में मैंने आपको बताया है लेकिन मैं फिर आपको मैं एक बता रहा हूं कि जब हम वास्तविक संख्या के साथ क्रियाएं करते हैं तो कुछ जो है ना क्रम का जो है, कुछ ऑर्डर का जो है प्रयोग करते हैं जो कि और भी जो है आसान कर देता है। अब जो है ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है कुछ ऐसे जो है क्रम है जो कि जो है क्रम बदलता है और कुछ जो है खासियत है उस खासियत को भी हमें समझनी पड़ेगी। पहला जो है इसका नियम है क्रम विनिमय नियम, नाम ही है क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब होता है स्थानांतरण यानी बदलना, यानी क्रम को बदल देने से क्या प्रभाव पड़ता है अब हम देखेंगे फॉर्मूला। जैसे a प्लस बी प्लस ए, ये क्या है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, यानी 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, या 3 या 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, या 5 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 15 होगा।
तो कोई भी वास्तविक संख्या के लिए अगर जोड़ में क्रम को बदलते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, इसके लिए सभी वास्तविक संख्या के लिए। उसी तरह ये क्रम गुना में भी होता है। 4 गुने 5 भी 20 होता है, 5 गुने 4 भी 20 होता है, 3 गुने 5 भी क्या होता है 20 होता है, 3 गुने 5 भी 15 होता है, 5 गुने 3 भी क्या होता है 15 होता है। 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़िए 15 आएगा, 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़िए 15 आएगा, 4 का पहाड़ा 10 तक पढ़िए 40 आएगा, 10 का पहाड़ा 4 तक पढ़िए 40 आएगा। यही यहाँ कहना चाहता है कि गुना में भी क्रम को बदल देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य कहते हैं मिलान को अब एसोसिएट करना, मिला देना। तो यहाँ पे देखेंगे मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्रम वही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले मैंने b प्लस सी को मिलाया, अब हम a और b को मिला दिए। सेम चीज जो है गुना में भी होता है कि गुना में भी जो है ना हम कभी जो है आपस में जो है पहली दो संख्या को जोड़े थे, अब हम लास्ट के दो संख्या को जोड़ेंगे। उसी तरह जो है ना पहली दो संख्या को गुना किए थे, अब लास्ट दो संख्याओं को गुना करेंगे, यानी क्रम वही रहेगा, केवल जो है ना ब्रैकेट जो है ना आदान प्रदान होता है। इस कंडीशन में भी जो है ना हम इसको सहयोग कहते हैं, इससे हम सहयोग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है साहचर्य। एसोसिएट का मतलब होता है मिलान कर देना, मिलकर करना। तो कभी हमने a प्लस बी प्लस सी किया कोष्ट में, उसी तरह a प्लस बी कोष्ट प्लस सी किया, ऐसे गुना में भी होता है, इसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। अगला है बंटन नियम। बंटन नियम कहते हैं बांटने का नियम। a गुना बी प्लस सी, इसको बांट दीजिए, a गुना बी प्लस a गुना सी। ध्यान में रखिएगा क्रम वही रहेंगे, जो बाया था वो बाया रहेगा, जो दाया था वो दाया रहेगा। a गुना बी प्लस a गुना सी, उसी तरह a गुना बी माइनस a गुना सी, इसको हम कहते हैं बंटन नियम। देख रहे हैं यहाँ बांट रहा है। अगला है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ कहते हैं व्युत्क्रम नियम, यानी उल्टा का नियम। जैसे कोई कहेगा 5 का उल्टा क्या होगा -5, 10 का उल्टा क्या होगा -10, -10 का उल्टा क्या होगा तो 10, -20 का उल्टा क्या होगा 20। तो ये जोड़ में है। उसी तरह जो है गुना में भी होता है, 3/4 का उल्टा क्या होगा 4/3, 5/4 का उल्टा क्या होगा 4/5, यानी अंश को हर बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं। तो जब अंश को हर बनाते हैं, अंश को हर बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं गुना का व्युत्क्रम नियम। और जब हम चिन्ह बदलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करते हैं, इसको हम कहते हैं आपको जोड़ का व्युत्क्रम नियम। तो ये भी प्रयोग कभी कभी होते हैं। अब है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ जो है, आइडेंटिटी सबके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी कार्ड क्यों रखते हैं, पहचान के लिए। अगर आपकी पहचान बदलता है तो आप क्या बताते हैं, कहते हैं मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लो, यही मेरी पहचान है। यानी आइडेंटिटी से जो है पहचान नहीं बदलनी चाहिए। उसी तरह है a प्लस जीरो, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दीजिए, उसका पहचान नहीं बदलेगा। किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ देने से पहचान नहीं बदलता है। 10 में जीरो जोड़िएगा 10 होगा, 20 में जीरो जोड़िएगा 20 होगा। इसीलिए इसको कहते हैं जोड़ का आइडेंटिटी लॉ, यानी जोड़ का आइडेंटिटी लॉ, इसको तादाद में कहते हैं हिंदी में। उसी तरह गुना में भी होता है जो है आपका आइडेंटिटी लॉ, अर्थात कोई भी संख्या हो उसको 1 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख है, 1 से गुना कर दीजिए 1 लाख होगा। 20 लाख है, 1 से गुना कर देंगे 20 लाख होगा। उसी तरह 30 लाख है, 1 से गुना करेंगे 30 लाख होगा। 10 है, 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा। यानी कोई भी वास्तविक संख्या को 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा उसमें जीरो भी जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह जो है ना हमने देखा क्रमबीनीय नियम क्या है, साहचर्य नियम क्या है, बंटन नियम क्या है, इनवर्स लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ क्या है, हमने इन सभी को पढ़ा। ये हमारे जो है जितने भी जो है वास्तविक संख्या से संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं को जो है आसान बनाने में मदद करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो है वास्तविक संख्या का परिभाषा पढ़ा। एक बार हम रिकैलकुलेशन कर लें, उसके बाद जो भी प्रश्न होगा आप मेरे सामने रख सकते हैं। मैंने पढ़ा कि आज वास्तविक संख्या की अवधारणा को क्या स्पष्ट किया। उसी तरह हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है। उसी तरह हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्या को क्रम में कैसे सजाते हैं, अर्थात हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं। उसी तरह हमने जो है पढ़ा कि कैसे जो है हम ग्रेटर देन, यानी जो है बड़ा का सिंबल, लेस देन छोटा का सिंबल का प्रयोग किस रूप में हम करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं से संबंधित सर्व समीकरणाएं कितनी है और इसके जो है सूत्र क्या है। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेकर हमने बहुत सी संख्याओं से संबंधित जो है हमने यहाँ क्या है सर्व समीकरण के बारे में हमने जाना है। उसके अलावा हमने पढ़ा घातांक का नियम क्या है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो है क्रमबीनीय नियम क्या है।
साचर नियम क्या है, हेलो पंचर नियम क्या है। हाँ सर, एक हेलो। मिनट, उसी तरह हमने इन्वर्स लॉ पढ़ा, उसके बाद व्युत्क्रम नियमन पढ़ा। अब जो है आपके सामने अगर कोई प्रश्न है तो आप जो है प्रश्न को रख सकते हैं, बोला जाए। सर सर यहाँ ए का पावर एम बाई ए का पावर एन है तो एम माइनस सर पेज डाउन कीजिए कहाँ? सर, हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ मैं, बोलिए। पेज डाउन कीजिएगा थोड़ा। हाँ आप बताइए। यहाँ सर, हाँ यहाँ पे तो एम हमेशा एम बड़ा हो सकता है एन ना, यहाँ पे ए का जैसे पावर एम बाई ए का। देखिए, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ए के पावर 2 हो और बटा ए के पावर 5 हो। ए के पावर 2 हो और बटा ए के पावर 5 होता है, यहाँ क्या होगा, ए के पावर 2 माइनस 5 होगा। 2 माइनस 5 होगा ना जी, तो 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा, ए के पावर 2 के पावर माइनस 3 होगा। फिर इसको पलटेंगे तो फिर आ जाएगा ए के पावर 2 बट 3। यहाँ कहना चाहता है कि जो है ऊपर से है, देखिए घटता कब है, बड़ा से छोटा घटता है, इसीलिए यहाँ बता रहा है कि एम का पावर एन होनी चाहिए। अगर यही चीज जो है, यही चीज अगर एम लेस देन एन हो जाता तो ये बटा में हो जाता, 1 बटे ए के पावर एम माइनस एन हो जाता। यही चीज यहाँ सिखाना चाहता है। देखिए आप क्या कीजिए, 2 के पावर 5 कीजिए, अब बटा 2 के पावर 3 निकालिए मान। उसी तरह फिर एक अलग से निकालिए, इसका उल्टा करके 2 के पावर 3 कर दीजिए, बटा 2 के पावर 5 निकालिए। देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों में जो है व्युत्क्रम का आ जाएगा, यानी दोनों में जो है आपका यानी गुना का जो व्युत्क्रम नियम मैं बता रहा था वही आंसर आएगा। 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 3, ये हो गया 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 को 4 कहते हैं। और उसी तरह जो है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बटे 2 के पावर जो है 5 कर दीजिए, ये आएगा 2 के पावर माइनस 3। और 2 के पावर माइनस 3 कितना होता है, 1 बटे 8 होता है, तो नीचे चला जाता है। इसीलिए ये फॉर्मूला के बारे में बताया गया है कि ए के पावर एम है और बटे ए के पावर एन है, एम बड़ा एन होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा ए के पावर एम माइनस एन। अगर छोटा रहेगा तो बदल जाएगा। और बताइए। एन बड़ा हो सर सकता है कि नहीं यहाँ पे? हाँ यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई जरूरत नहीं है। एम का पावर एन जो है इसी के लिए केवल नहीं है, एम लेस देन एन के लिए भी होगा, लेकिन एम लेस देन एन के लिए होगा तो ये पलट जाएगा, 1 बटे में चलाएगा, ये मेरा कहना है। ओके आप जो सर। है आप दो प्रश्न रखिएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए अगर आपके पास पेन है तो कॉपी है तो, 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 3 निकालिए एक बार। 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 3 निकालिएगा, 5 में से 3 गया 2, तो यानी 2 के पावर 2 4 हो गया। फिर निकालिए 2 के पावर 3 बटे 2 के पावर 5, ये आएगा 2 के पावर कितना होगा, -2, इसको 1 बटे 4 कहते हैं। आइए और बताइए, और किसी को प्रश्न है? सर घात और घातांक का परिभाषा क्या है, समीकरण? क्या, किस तरह फिर से बोलिए। सर घात और घातांक का परिभाषा क्या है, समीकरण? हाँ परिभाषा, घात और घातांक का परिभाषा पूछ रहे हो? जी सर, समीकरण पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा समीकरण के बारे में पूछ रहे। देखिए समीकरण कहते हैं जब दो एक्सप्रेशन व्यंजक आपस में बराबर होते हैं तो उसको समीकरण कहते हैं। एक्सप्रेशन वर्ड वहां आता है, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक वर्ड आता है। व्यंजक वर्ड के बारे में मैं फिर आगे बताऊंगा कि जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 6, ये जो है आपके दो चर वाले समीकरण या एक चर वाले समीकरण जो है ना कहलाते हैं। यह जो है कोई जरूरत नहीं है कि सभी वास्तविक संख्या के लिए सत्य, समझ में आया? तो इसके बारे में जो है ना हम जब समीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे वहां जो है ना इस प्रश्न को आप रखिएगा, मैं वहां उसके बारे में बता दूं। जी और सर। बताइए, और किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है? और भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। सभी को स्क्रीन दिख रहा है जी? और भी कोई विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। चलिए जो है इसी के साथ जो है ना आप सभी लोग जो है आज के ऑनलाइन कक्षा में जो है एक महत्वपूर्ण समय दिया, सभी लोग को जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है ऐसे ही जो है आप जो है इस ऑनलाइन कक्षा में जो है ना बने रहेंगे। इसी के साथ जो है ना मैं सभी लोग से उम्मीद भी करता हूं कि आप अपने घर पे भी जो है ना इसका अभ्यास करते रहेंगे। गणित एक अभ्यास का विषय है, जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा
तब तक जो है ना आपको सूत्र जो है याद आएगा, ना आपको प्रमेय याद आएगा। तो अगर सूत्र को और प्रमेय को याद अगर करना चाहते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से आप अपने जो है बरकरार रखना चाहते हैं, उसको जानने के और भी जो है ना अच्छे से जो सोचना चाहते हैं, तो इससे संबंधित आप निश्चित ही जो है आप अपने दैनिक जीवन में जो भी समस्या है, चाहे 7th स्टैंडर्ड की, चाहे 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड का, निश्चित पढ़ें। ये जितने भी डीएलएड के जो प्रश्न है वो सभी इसी स्टैंडर्ड से आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है ना अपने घर पे जो है 7th क्लास स्टैंडर्ड का या 8th क्लास स्टैंडर्ड का या 6th क्लास स्टैंडर्ड के बुक को रखकर गणित की जितनी भी समस्या है उसकी छोटी छोटी समस्या को हल करने की कोशिश कीजिए। आप जितना अभ्यास कीजिएगा आपको सूत्र भी याद होगा, प्रमेय भी याद होगा, और आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो रुचि बढ़ने का जो है ना यही खासियत है कि उसको छोटे छोटे प्रश्नों को बनाते हैं, आसान प्रश्न बनाते हैं, और आसान से कठिन जाइएगा, तभी जो है ना आपको गणित के जो है जितने भी जो है संकल्पनाएं हैं वो विकसित होगी और आपको रोचक भी बनेगा। आप और भी जो है उसमें इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, और आपके दैनिक जीवन की जितनी भी समस्या है आपको समाधान हो जाएगी। मैं इसी के साथ जो है ना आज इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आप इसी तरह जो है आगे भी जो है मेरा साथ देते रहेंगे। धन्यवाद।